शुरू कर दो। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK सर ऑफिशियल पर। आज हम ये वीडियो बनाने का जो एक रीज़न था, कई सारे प्रश्न जो है वो कमेंट के माध्यम से कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाता है बार बार, इसलिए ये वीडियो जो है वो बनाना पड़ा। आज का समझ रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का महाप्रश्न क्या है? सीटेट करने के बाद आपके पास क्या क्या विकल्प है, समझ सकते हैं। अभी आपने सीटेट पास किया है, फ्रेश कैंडिडेट्स है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं, कहाँ आपको जॉब होगी, कैसे होगी। तो इन सारी चीज़ों पर जो है हम आज विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको इससे हेल्प हो रहा है, तो आप वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगर लोग प्यार दे रहे हैं, अगर अभ्यर्थी प्यार दे रहे हैं, तो उनके लिए जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी आपके साथ शेयर करना, ये सारी चीज़ें मतलब मोटिवेशन प्राप्त होती है। चलिए, तो आज बिना देर किए हुए हमारे आज के इस वीडियो को, सेशन को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सीटेट करने के पास करने के बाद आपके पास क्या क्या विकल्प है। देखिए, सबसे पहली बात समझ, इसको एकदम बिना स्किप के इस वीडियो को देखिए। स्किप कर देने से क्या होता है कि आपको जानकारी पूरी समझ में नहीं आती है। जब आप स्किप वीडियो को नहीं करिएगा तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी, तो उसको समझना की जरूरत है। सीटेट पास करने के बाद आपके पास विकल्प, मतलब समझ लो कि एक पिटारा खुल जाता है, एक पिटारा खुल जाता है सीटेट पास करने का। चूंकि आपको सीटेट का फुल फॉर्म पता होगा, आपको सीटेट का फुल फॉर्म पता होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में हम इसको जाने तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आपको पता चल गया होगा कि ये जो सीटेट है, ये आपको शिक्षक बनने के लिए, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी किस क्लास में, तो 1 to 5 और 6 to 8, यानी 1 to 5 और 6 to 8, ये जो है, यदि इस क्लास में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं। आप समझ गए कि ये चीज़ जो है, ये जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो टीचर बनने के लिए आपको एक CBSE जो है, आपको पता होगा, तो मैंने पहले भी बताया था कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो CBSE कंडक्ट करवाती है। यानी CBSE जो है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक संस्था है जिसके द्वारा सीटेट का एग्ज़ाम कराया जाता है। पहले यह साल में 2 बार कराया जाता था, लेकिन 2-3 सालों से देख रहे हैं कि यह साल में एक ही बार होता है। अब यहाँ समझने की बात क्या है कि इसको जो है शिक्षक बनने के लिए आपको CBSE जो है एक आपको पात्रता परीक्षा आपसे लेता है। उसके द्वारा वो रिकमेंड करता है कि आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं है। ये कौन देता है वो सर्टिफिकेट? तो ये CBSE देता है आपको सर्टिफिकेट शिक्षक बनने के लिए। अब देखिए, इसके पास आपके पास ऑप्शन क्या क्या आ जाते हैं। जब आप पास कर लिए तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा सेंट्रल स्कूल, और दूसरा होता है स्टेट स्कूल, यानी राज्य स्तरीय विद्यालय, यानी राज्य में जो विद्यालय होते हैं, राज्य स्तरीय विद्यालय, और ये हो जाएगा आपको केंद्रीय विद्यालय। एक चीज समझ लीजिए, एक महिला साथी ने प्रश्न किया था कि क्या सर सीटेट के एग्जाम देने के बाद कोई और एग्जाम भी देना होगा?
टीचर बनने के लिए, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मुझे। देखिए, पहले शुरू में हमारे मन में क्या धारणा बन जाती है इसके बारे में समझ लीजिए। चूंकि सीटेट का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, तो हमारे माइंड में ये मेंटेलिटी बन जाती है, हम ये सोचने लगते हैं अच्छा ये केंद्रीय शिक्षक है तो मतलब केंद्रीय विद्यालय में ही हम टीचर बन सकते हैं। अब केंद्रीय विद्यालय में ही हम टीचर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सत्य भी है, वो बात भी गलत नहीं है, वो बात भी सही है। लेकिन देखिए, केंद्रीय विद्यालय में जो आता है तो आपको उसमें हो जाएगा NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति, KVS हो जाएगा, आपको KVS हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय समिति। उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं DSSB जो दिल्ली में जो एग्जाम लिया जाता है, या आप किसी और राज्य में हैं तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते। अब यहाँ समझ लीजिए, ये तो कुछ केंद्रीय विद्यालय है जिसमें आपको सीटेट पास करने के बाद, अब समझ लीजिए पहले हम केंद्रीय विद्यालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सीटेट पास करने के बाद इन सभी एग्जाम में जब आप यदि आप NVS यानी नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में बनना चाहते हैं, यानी जो भी केंद्रीय विद्यालय है उसमें अगर आप या DSSB, इसी में आगे होता है रीट जो राजस्थान में लिया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो UP टेट होता है। हालांकि ये केंद्रीय विद्यालय नहीं है, ये सब तो राज्य का स्तर का है, तो हम आपको ऐसे ही चल देते हैं। अभी सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है अगर आप नवोदय में टीचर या किसी भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट को जो है आप PT मान लीजिए। PT मान लीजिए, जैसे कोई एग्जाम होता है ना तो उसमें आप लोग को एक PT यानी इंट्रांस एक देना होता है, PT देना होता है, यानी प्राइमरी टेस्ट देना होता है। तो उसमें आप सीटेट को मान लीजिए प्राइमरी टेस्ट, यानी अगर आप सीटेट में पास है तभी आप इसका फॉर्म भर पाइएगा, और उसके बाद NVS फिर आपका एक एग्जाम लेगा। ऐसा नहीं है कि सीटेट पास कर लिए तो आपको NVS, KVS या DSSB में जॉब मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसको पास यानी सीटेट को पास करने के बाद आपको अगर NVA नवोदय केंद्रीय विद्यालय में या DSSB में जॉब करना चाहते हैं तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके उसके आधार पर आपको मेरिट बनेगा, ना कि सीटेट के मार्क्स से। सीटेट को आप PT मान लीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ। अब एक चीज तो ये समझ गए, एक चीज अब समझ गए कि मैं बिहार का मूल निवासी हूँ, मैं बिहार का मूल निवासी हूँ। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम आया UP टेट का एक एग्जाम आया, तो जब अगर मान लीजिए मैं बिहार से हूँ और मैं क्वालिफाइड हूँ सीटेट, तो सीधा मुझे UP टेट में जॉब नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। UP टेट जो होगा उसमें हमको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, यानी UP टेट जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उसमें हमें एग्जाम देना होगा, और एग्जाम देने के बाद क्या होगा, उसके बाद हम जॉब होगी। और एक चीज और है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यानी हम यहाँ अगर OBC कैटेगरी में है, अगर मान लीजिए बिहार में हम OBC कैटेगरी में है, अगर हम किसी और राज्य में जाते हैं तो हम जनरल में काउंट हो जाएंगे। किसी और राज्य को दूसरा राज्य, किसी अन्य राज्य के निवासी को कोई दूसरा राज्य जो है वो जनरल कैटेगरी का दर्जा दे देता है, वहाँ आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको आपने समझ लिया। अब समझिए राज्य स्तरीय जो विद्यालय है, तो राज्य स्तरीय विद्यालय जैसे में हो जाएगा आपको रीट हो जाएगा जो राजस्थान में लिया जाता है, UP टेट हो जाएगा जो आपको उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, H टेट हो जाएगा ये आपको हरियाणा में लिया जाता है। उसके बाद जो है और भी कई बिहार में जो BTET लिया जाता है, आपको पता ही होगा सीटेट इज इक्वल टू B टेट। अगर हम क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो सीटेट भी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जबकि बीटेट भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। बीटेट को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करता है, जबकि सीटेट को सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट करता है। अब यहाँ समझ जाइए, जब भी आप इस एग्जाम में बैठिएगा, समझ लीजिएगा, जब भी आप इस एग्जाम में बैठिएगा तो आपको सीटेट के एग्जाम के बाद भी एक और एग्जाम देना होगा, क्योंकि आप अन्य राज्यों में जा रहे हैं। अच्छा, अब हम बिहार के संदर्भ में एक बात कर लेते हैं।
जो हमारे बिहार के 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। देखिए बिहार में क्या है, बिहार में सबसे पहले जो बीटेट हुआ था, बीटेट समझ लीजिएगा इसको, बीटेट को आप समझ लीजिएगा, ये बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बीटेट 1 to 5 और 6 to 8 इस दो के लिए पेपर 1 इसके लिए पेपर 1 और इसके लिए पेपर 2 का कंडक्ट करवाती है। जो कौन सा कंडक्ट करवाता है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है यह बीटेट कंडक्ट करवाती है। सबसे पहले जो बीटेट हुआ था, सबसे पहले हुआ था 2011 ईस्वी, 2011 में हुआ था सबसे पहले बीटेट, सॉरी 2012 में हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे पहले बीटेट 2012 में हुआ, उसके बाद 2017 में हुआ, उसके बाद 2017 में हुआ। लेकिन एनसीटीई का गाइडलाइन क्या कहता है कि हर साल हर राज्य जो है अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, टीईटी जो होता है वो कंडक्ट करवाए। अब अगर देखिए अभी आप समझ रहे हैं कि अभी 2023 चल रहा है, पहली बार बीटेट कब हुआ था 2012 में, उसके बाद बीटेट कब हुआ 2017 में, उसके बाद अभी तक बीटेट नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितना अंतराल है। तो बिहार सरकार क्या कहती है कि अभी पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खड़े होकर अपने भाषण में कहा था, विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर उन्होंने कहा था कि हम बीटेट की जगह सीटेट को ज्यों का त्यों मान्यता देते हैं। यानी बीटेट अगर हम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो हम सीटेट तो हर साल हो ही ना रहा है, सीटेट तो हर साल हो रहा है, तो हम सीटेट को डायरेक्ट बहाली करेंगे। किसमें? अपने यहाँ के यानी बिहार के शिक्षक बहाली में हम डायरेक्ट ही बहाली कर लेंगे। किसको? सीटेट वालों को। जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, अन्य राज्य भी अलग अलग राज्यों में सीटेट को मान्यता देता है, लेकिन हमारे राज्यों में तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने असेंबली में खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि हम सीटेट को मान्यता देते हैं, हम बिहार टीईटी करवाने में, उस समय उन्होंने कहा था कि हम अब वर्तमान परिस्थिति में बीटेट करवाने में असमर्थ हैं, चूंकि हम सीटेट को मान्यता देते हैं और सीटेट प्रत्येक साल हो ही रहा है, इसलिए हम सीटेट को ही डायरेक्ट मान्यता दे देंगे। तो आपने समझ गया। तब बिहार में क्या होता है, अगर आप सीटेट पास कर गए, बिहार के संदर्भ में आप समझ लीजिए, सीटेट अगर पास हो गए तो बिहार में आपको कोई और एग्जाम नहीं देना होगा, कोई और एग्जाम नहीं देना होगा, नहीं देना होगा, बस हो गया, सीटेट पास हो गए, हो गया। उसके बाद आपको फिर मेरिट वगैरह बनेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म डलाएगा, फॉर्म डलाने के बाद उसका एक अभी तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा बहाली, उस पर भी हम एक जल्दी एक वीडियो आपको कि ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, सेंट्रलाइज्ड क्या है, उस पर भी एक वीडियो लाएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि सीट अगर बिहार में अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं तो उसके बाद अभी कोई और एग्जाम होने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों में आपको सीटेट पास करने के बाद भी वहाँ का जो एग्जाम होता है उसको पास करना होगा, लेकिन सीटेट पास जो है वो आपको अगर बिहार में कर लेते हैं तो आपको कोई और एग्जाम नहीं देना होगा। अब एक चीज़, इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, अगर आप अपने देश से किसी और देश में जाते हैं, यानी भारत से अगर हम मान लीजिए कि बांग्लादेश जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तभी ना आप जाइएगा, ना तो अगर इलीगली जाइएगा तो पकड़ा जाइएगा। उसी प्रकार से सीटेट जो है वो आपके वीज़ा का काम करता है। जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं परीक्षा देने, तो आपको वहाँ पे सीटेट को क्या करता है, वो आपके वीज़ा का काम करता है। यानी उस वीज़ा के तहत आप उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, वहाँ के एग्ज़ाम में, और फिर उसके आधार पर आपको जॉब मिलती है। समझ गए? तो ये बिहार में आपको जो 7th फेज बिहार शिक्षक बहाली 2023 जो 7वां चरण होने वाला है, उसमें आपको सीटेट यदि आप पास कर लिए तो आपको कोई और एग्जाम पास करने की ज़रूरत नहीं है, न इसमें कोई इंटरव्यू होगा, इसके बाद फॉर्म अप्लाई होगा, फॉर्म अप्लाई के बाद ऑनलाइन तरीके से उसका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है वह आपको आएगा कहाँ, जिला में। अभी तो आपको पता ही है कि पहले अपने यहाँ 9000 से भी ज़्यादा नियोजन इकाई थी, 9000 प्लस नियोजन इकाई थी अपने राज्य में। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी नुकसान होता था, काफ़ी समय और श्रम दोनों की बहुत बर्बादी होती थी, और प्लस पैसा का भी। लेकिन अब जो है ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड के तहत बिहार में कुल 38 जिले हैं, तो सभी 9000 नियोजन इकाइयों को निरस्त करते हुए सिर्फ 38 नियोजन इकाइयों को
38 नियोजन इकाई बनाया गया है, यानी जिला कैडेट कर दिया गया है। तो आपका जो मेरिट बन जाएगा, तो उसके बाद आपका जो लिस्ट होगा वो आएगा आपके जिला में जहां आप अप्लाई किए होइएगा। फिर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद जो है उसके बाद आपको जिला ही आपको ज्वाइन लेटर देगी। तो ये 38, इस पर भी एक विस्तार पूर्वक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वादा है हमारा कि आपको अभी से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग के बाद भी कई सारे मुद्दे होते हैं, जैसे सैलरी का मुद्दा होता है, वेतन का होता है, ट्रांसफ़र का होता है, बहुत सारे ये होते हैं। तो वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये अभी 38 नियोजन इकाई हो गया है। तो आपने समझ गया कि बिहार में सीटेट पास करने के बाद आपको कोई अन्य एग्जाम नहीं देना होगा, इसके बाद आपकी डायरेक्ट बहाली हो जाएगी। लेकिन यदि आप अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अगर पास है सीटेट, समझ लीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी से पास है तो आप अन्य राज्यों के बहाली में नहीं जा पाइएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि जैसे ही बिहार से आप किसी अन्य राज्य में जाइएगा तो आपको आरक्षण का लाभ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, आप वहाँ जाकर जनरल हो जाइएगा। जनरल कैटेगरी से आपको पास होना चाहिए, यानी 90 नंबर आपको चाहिए महिला पुरुष के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए चाहिए 82 नंबर। तभी जाके आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता पर यानी कि सेंट्रल स्कूल में अप्लाई कर भी सकते हैं आप। अगर आपका सीटेट निकल गया है, अभी कुछ ही दिन पहले केवीएस का अभी तुरंत जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया अभी, उसके बाद अभी एनबीएस का भी कुछ दिन पहले ही हुआ था, अभी DSSB का भी कुछ दिन पहले आया था, लेकिन उसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तो इस सब पर भी आप डाल सकते हैं, रीट डाल सकते हैं, यूपी टेट डाल सकते हैं। रीट राजस्थान में आयोजित की जाती है, यूपी टेट उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक सुपर टेट भी होता है, सुपर टेट भी होता है वहाँ। एच टेट यानी हरियाणा में, बिहार टेट होता है। इसी प्रकार से हर राज्य अपना अलग अलग टेट करवाती है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है। तो आप समझ गए सीटेट पास करने के बाद आपके पास क्या क्या विकल्प है, बहुत सारे विकल्प है। आप किसी भी राज्य में जाकर जॉब कर सकते हैं, बशर्ते आपको वहाँ का जो एग्ज़ाम होता है, जो वहाँ की सरकार आयोजित करवाती है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं। चलिए, कल मैंने आपको एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी में, बहुत सारे लोगों ने उस पर पोल वोट किया आपकी मार्क्स के आधार पर। आज मैं जो पोल डालूंगा वो 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग सा पोल डालूंगा। तो आप सभी उस पोल में जरूर हिस्सा लें। वह पोल इसलिए ही करवाया जा रहा है ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी, जो मेरिट, जो आगे आने वाले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि मेरिट कितना बन रहा है, मेरिट कितना बन रहा है। आपको एक पोल आज का ये भी होगा कि आपके अनुसार सीटेट पास करने के बाद 60-40 के अनुसार आपका मेरिट कितना बन रहा है। 60-40 के बारे में कल मैंने आपको बता ही दिया था। अगर 1 to 5 के लिए है तो मैट्रिक प्लस इंटर प्लस बीएड या डीएलएड जो भी आप किए हैं बटा 3 गुने 0.6 है ना। मैट्रिक इंटर जो भी परसेंटेज है आपका, मैट्रिक का परसेंटेज प्लस इंटर का परसेंटेज प्लस ग्रेजुएशन बीएड या डीएलएड का परसेंटेज 1 to 5 के लिए बट्टा 3 गुने 0.6 या 60% निकाल लीजिएगा। तो 60-40 के अनुसार आपका कितना बनेगा। और जो एकेडमिक के आधार पर जो भी मैंने बताया कि जो वेटेज मिलेगा, 2 अंक 4 अंक 6 अंक का वेटेज मिलेगा, उसके आधार पर आपका कितना मेरिट बनेगा। तो आप जुड़ रहिए हमारे साथ पल पल के अपडेट के लिए। इस 7वां चरण की बहाली जो आने वाली है, ये मैं आपके साथ, हमारे साथ हम सब मिलकर इसको पार करेंगे और बहुत सफलतापूर्वक करेंगे। कल महाशिवरात्रि है, आपको पता ही होगा कल महाशिवरात्रि है। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद हम लोगों पर ऐसा बने कि हम लोग इस बार सेटल हो जाए, जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, तो हम भी अपने परिवार को खुशियां दे सकें। चलिए, तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं और आप देखते रहिए हमारे चैनल को। जब तक आप बाकी जो वीडियोज़ है पीछे के वो भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उससे भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर इस सब टॉपिक के बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न छूट गया है, कोई प्रश्न रह गया है, तो आप कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को पूछ लेंगे। मैं 100% उस प्रश्न का आपको जवाब 100% दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।